वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस विद जेस। जैसा कि बच्चों हम अपना क्लास 10 का सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, जिसका नाम था धातु एवं अधातु। और अभी तक हम अपने इस चैप्टर के 6 लेक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम अपना लेक्चर नंबर 7। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं। पिछले लेक्चर में हम बेटा अपने खनिज और अयस्क और उनमें अंतर के बारे में पढ़ चुके थे, और आज बात करने वाले हैं हम अपने धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण क्या होता है, आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो निष्कर्षण का मतलब होता है कि धातुओं को निकालना, धातुओं को किस तरह से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं निष्कर्षण। तो जैसा कि सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा है, हेडिंग मैंने लिखी बेटा धातुओं का निष्कर्षण, और बात करते हैं हम धातुओं के निष्कर्षण के बारे में। तो सबसे पहले मैंने लिखा है धातुओं की सक्रियता शेड्यूलिंग के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसलिए धातुओं के निष्कर्षण में को समझने में आसानी होगी। जैसे कि कुछ धातु भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं तथा कुछ धातु अपने यौगिकों के रूप में मिलती हैं। जैसा कि मैं आपको बेटा पहले ही बता चुका था, जो धातुएं होती हैं हमारी वो दो रूपों में पाई जाती हैं, या तो वो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं या फिर वो मिक्स्ड स्टेट या यौगिक की फॉर्म में पाई जाती हैं। अब यौगिक की फॉर्म में वो धातुएं पाई जाती हैं जो अधिक सक्रिय होती हैं, क्योंकि वो जल्दी से रिएक्शन कर लेती हैं और अपना यौगिक बना देती हैं। और फ्री स्टेट वाली धातुएं हमारी वो होती हैं, यानी स्वतंत्र धातुएं वो होती हैं जो आसानी से अपने यौगिक नहीं बनाती, जो अभिक्रिया नहीं करती। जैसा कि मैंने आगे लिखा है, सक्रियता शेड्यूलिंग में सबसे नीचे की ओर आने वाली धातु स्वतंत्र अवस्था में मिलती हैं, क्योंकि ये सबसे कम क्रियाशील होती हैं। जैसा कि मैं आपको बेटा सक्रियता शेड्यूलिंग के बारे में बता चुका हूँ, उसमें मैंने आपको सक्रियता शेड्यूलिंग के बारे में बताया था कि सक्रियता शेड्यूलिंग के अंदर जितनी भी नीचे की ओर धातुएं होती हैं वो बहुत कम सक्रिय होती हैं, बहुत कम अभिक्रिया करती हैं, और इसलिए वो हमारी धातुएं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, जैसा कि मैंने आपको सामने लिख भी दिया है। आगे हमारा पॉइंट है, क्रियाशीलता के आधार पर जो धातुएं हैं हमने उन्हें 3 वर्गों में बांट दिया है, यानी कि कौन सी धातु कितना अभिक्रिया करेगी, इस बेसिस पर हमने अपनी धातुओं को 3 वर्गों में बांट दिया है। तो सबसे पहला मैंने आपको लिखाया है उच्च अभिक्रियाशील धातु सॉरी, दूसरा मैंने लिखा है मध्य अभिक्रियाशील धातु, तीसरा लिखा है सबसे कम क्रियाशील धातु। तो देखिए मैंने आपके सामने आज फिर सक्रियता शेड्यूलिंग की स्ट्रक्चर बनाया है, संरचना बनाई है। इसमें सबसे पहले पोटेशियम आता है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe यानी आयरन, Pb यानी लेड, कॉपर यानी जिंक कॉपर, Cu यानी कॉपर, Ag मतलब सिल्वर, Au माने गोल्ड। तो पोटेशियम से लेकर बेटा एल्यूमिनियम तक सभी धातुएं कैसी हैं, उच्च अभिक्रियाशील है। उच्च अभिक्रियाशील का मतलब है कि बहुत जल्दी से अभिक्रिया कर लेती हैं और अपना यौगिक बना देती हैं। तो इसका मतलब ये है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम इतनी आसानी से हमें नहीं मिलेगा, ये बहुत अभिक्रियाशील है, ये हमें फ्री स्टेट में नहीं मिल सकता। फिर मैंने लिखा है बेटा जिंक, Fe, Pb और कॉपर के बारे में। ये कैसी धातुएं हैं, मध्य अभिक्रियाशील धातुएं, यानी ये रिएक्शन तो करती हैं मगर मध्य हैं, मीडियम साइज की रिएक्शन करती हैं, यानी बहुत हाई रिएक्टिव भी नहीं है और लो रिएक्टिव भी नहीं है, ये मीडियम रिएक्टिव धातुएं हैं। तो इसलिए मैंने लिखा है मध्य अभिक्रियाशील धातु। लास्ट में मैंने लिखा है Ag और Au के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, तो याद रखना ये अभिक्रियाशील धातुएं किसी से भी अभिक्रिया नहीं करती। आगे बात करते हैं अपनी हम अयस्क का सांद्रण क्या होता है। तो बेटा याद रखिए, ये मैंने आपके सामने एक पैराग्राफ, एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें हम किसी भी धातु को जब अलग करते हैं उसको हम निष्कर्षण करते हैं। तो किस तरह से करते हैं, तो हमारे पास कोई अयस्क है, उसमें हमारे पास अयस्क के अंदर खनिज मिले हुए हैं, तो हमारी धातुएं 3 तरह की होती हैं। पहली लिखा है मैंने आपके सामने उच्च अभिक्रियाशील धातु, दूसरी है मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, तीसरी है निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। तो जैसा कि मैंने लिखा है उच्च अभिक्रियाशील धातु को गलित लवण का विद्युत अपघटन करते हैं। तो जितनी भी उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं हम उनका विद्युत अपघटन करते हैं, जिससे हमें शुद्ध धातु मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारी मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं। तो ये 2 तरह की होती हैं, 2 तरह की फॉर्म में पाई जाती हैं। जैसे कि पहला है कार्बोनेट अयस्क के बारे में, दूसरा है सल्फाइड अयस्क के बारे में। तो जो कार्बोनेट अयस्क होते हैं हम उनका करते हैं निस्तापन, जो सल्फाइड अयस्क होते हैं हम उनका करते हैं भर्जन। और जब इनको हमें
निस्तापन और भर्जन करने के बाद हम धातु का ऑक्साइड मिलता है, और धातु को ऑक्साइड का हम करते हैं अपचयन, और अपचयन के बाद हमें धातु का शोधन मिलता है, यानी हमें धातु प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट हमारी निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। तो याद रखना, इसमें हम कौन सी धातुओं का निष्कर्षण करते हैं? जिनमें सल्फाइड अयस्क पाया जाता है, तो उसमें हम पहले भर्जन करते हैं, भर्जन के बाद हम धातु को अलग कर लेते हैं, फिर हम उसका परिष्करण करते हैं, शोधन करते हैं, यानी प्यूरिफिकेशन कर लेते हैं। तो इस तरह से बेटा इस चार्ट को आप बना लेना। ये चार्ट धातुओं के निष्कर्षण के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है। जिस तरह से हम एग्जाम में पूछा जाता है कि धातु का निष्कर्षण कैसे होता है, प्रयुक्त चार्ट या प्रयुक्त स्ट्रक्चर की सहायता से बताइए। तो ये था हमारा अयस्क का सांद्रण और धातुओं का निष्कर्षण। आगे बात करते हैं अपना धातुओं अयस्कों का समृद्धिकरण के बारे में। अयस्कों का समृद्धिकरण क्या होता है? ये बेटा मुझसे मिस्टेक से अयस्कों का समृद्धिकरण लिख दिया है, इसको समृद्धिकरण करना है। आइए बात करते हैं हम अपने अयस्कों के समृद्धिकरण के बारे में। तो पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले अयस्कों में मिट्टी, रेत जैसे अशुद्धियां होती हैं, जिन्हें आधात्रिय गैंग कहते हैं। यानी याद रखना बेटा, जो भी पृथ्वी की भूपर्पटी है, जो हमारी पृथ्वी की सतह है, उसमें अयस्क पाए जाते हैं। अब अयस्क के अंदर मिट्टी भी पाई जाती है, रेत भी पाई जाती है, और अशुद्धियां भी होती हैं, जिन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? आधात्रिय गैंग कहते हैं। यानी कुल मिला के हम अपने अपशिष्ट पदार्थों को, अपने हानिकारक पदार्थों को, जो मिट्टी है, कूड़ा है, करकट है, हम इसको आधात्रिय गैंग कहते हैं। आगे बात करते हैं अपनी और। तो धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। तो याद रखना बेटा, जब हम किसी भी धातु का निष्कर्षण करते हैं तो सबसे पहले हम अशुद्धियों को हटाते हैं। अशुद्धियों को हटाने से क्या होता है? हमें शुद्ध अवस्था में धातु मिल जाती है। आगे लिखा है, अशुद्धियों को हटाने के बाद अयस्क में धातु की मात्रा बढ़ जाती है, अतः अयस्क से अशुद्धियों का पृथक्करण अयस्क का सांद्रण अथवा समृद्धिकरण कहलाता है। तो याद रखना, हमारे किसी भी अयस्क में से हम उस अशुद्धियों को हटा दें तो अयस्क में से अशुद्धियों को हटाना ही क्या कहलाता है? अयस्कों का समृद्धिकरण कहलाता है। जैसा कि मैंने लास्ट में लिखा है, अतः अयस्क से अशुद्धियों का पृथक्करण अयस्क का सांद्रण अथवा समृद्धिकरण कहलाता है। तो ये था हमारा बेटा अयस्क का समृद्धिकरण। आगे मैं बात करता हूँ अयस्क से गैंग हटाने के लिए, यानी हम अयस्क से किसी भी गैंग को, किसी भी आधात्री को, किसी भी अपशिष्ट पदार्थ को या किसी भी रेत मिट्टी के कणों को कैसे हटा सकते हैं, ये विधियां मैंने आपके सामने लिखी हैं। तो जैसा कि लिखा है, अयस्क से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे अयस्क एवं गैंग की भौतिक या रासायनिक गुणधर्म पर आधारित होती हैं। इसे अलग करने के लिए विभिन्न तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यानी हम किसी भी अयस्क से, जब हम किसी भी अयस्क से कूड़े करकट या मिट्टी के कणों को हटाते हैं, यानी कुल मिलाकर अयस्क का समृद्धिकरण करते हैं, यानी उसकी सफाई करते हैं। तो ये 4 विधियों से हम उसकी सफाई करते हैं। सबसे पहली विधि मैंने आपके सामने लिखी बेटा, फैन पिलवन विधि, यानी फैन पिलवन प्रक्रम। दूसरा है द्रव चालित धुलाई। दूसरा हम क्या करते हैं? द्रव चालित धुलाई करते हैं। तीसरा करते हैं विद्युत चुंबकीय पृथक्करण। विद्युत चुंबकीय पृथक्करण यानी विद्युत लाइट की उपस्थिति में पृथक्करण करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रासायनिक पृथक्करण। तो ये हमारी 4 विधियां हैं जिससे हम अयस्क में से अपनी आधात्रिय गैंग को हटाते हैं। अब इन चारों विधियों की बात करेंगे बेटा हम अपने लेक्चर नंबर 8 के अंदर। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 7। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।